सबसे पहले मुझे लगता है अमिताभ सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, किसको लेकर है। सड़क पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उनके भी दो धड़े, आपने बिहार से रिपोर्ट देखी, जीतन राम मांझी एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। इसके मतलब मायने क्या समझे जाए? और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं इस दलित आबादी को लेकर, क्रीमी लेयर को खासतौर से लेकर, इस पर क्या समझाएंगे दर्शकों को आप? चित्रा जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस आपके संवेदनशील विषय पे बात शुरू करने का। आज जो समय है वो समय सावधानी से चीजों पे विचार करने का। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में हमेशा कहता रहा हूँ, आपके अलग पिछले कार्यक्रमों में मैंने लगातार एक बात कही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर में जो विश्वास है उसको डिगाने की एक ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण वो है, मंशा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, इसमें चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मुझे ये मानना चाहिए हमें पूरे भारत देश के नागरिकों को कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो राजनीतिक रूप से नहीं, अपॉलिटिकली एक जो भी एथिकल और लीगल तरीके से जो सही होगा उसका निर्णय करेगा। अभी जो एक जजमेंट आया है उस जजमेंट की हम बात करें, यदि इसमें कोई आपको अस्वीकार्यता है, यदि आपको इसमें डिसएग्रीमेंट है, तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के पास आपके जो और भी आपके रेमेडीज हैं उसमें आप जाइए, उसके लिए आप रिव्यू फाइल करिए या उसके लार्जर बेंच में जाके उसके लिए अपील फाइल करिए। सड़कों पे उतरने से क्या होगा चित्रा जी, बहुत मैं क्षोभ के साथ कहता हूँ, भारतीय समाज बटेगा। और जो ये जातिगत जनगणना और जो रिजर्वेशन की राजनीति, ये बांग्लादेश बनाने की तैयारी, बांग्लादेश में जो हुआ, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से अपनी आशंका व्यक्त करना चाह रहा हूँ। पूरे भारतीय समाज को बांटो, आग में डालो, ये सारी चीजें बिल्कुल मुझे लगभग वही दिख रही हैं चित्रा जी। इसीलिए मैं इसमें आज सभी जो संवेदनशील लोग हैं, जो देश के कानून सम्मत व्यवस्था को विश्वास करने वाले हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं आपके इस लोकप्रिय चैनल से कि इस बात पे समझें। और सुप्रीम कोर्ट में ही, मैं एक लॉयर के नाते बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL फाइल हो तुरंत कि इस पे यदि एक लार्जर बेंच को रेफर किया जाए और उसके बाद जो भी विषय आया है उस विषय पे ज्यादा बेहतर तरीके से कार्रवाई हो, ज्यादा बेहतर तरीके से। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ कोर्ट के फैसले के बाद, और वहां पर भी आरक्षण का मुद्दा था, आपने अहम बात कही है। मनोज सिंह काका जी, अब आपके पास आते हुए, सड़कों पर लोग उतरे, विरोध किसके खिलाफ था? चित्रा, एक बात से एक छोटी सी हमारे तरफ पूर्वांचल में एक बात कही जाती थी, उसी बात से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। वकील साहब को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। एक हमारे तरफ कहावत है कि जाके पैर ना फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जो सवाल है, देखिए, हमारे एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो संवैधानिक पीठ ने जो बात कही है 7 जजों की बेंच ने, उससे बड़ी बेंच जब 9 जजों की, इंदिरा साहनी की जो बेंच थी वो 9 जजों की संवैधानिक बेंच थी। उसने कहा था कि इस देश में जो आरक्षण का आधार है वो कभी आर्थिक नहीं हो सकता, वो सामाजिक और शैक्षणिक है। जो वर्गीकरण के खिलाफ जो आंदोलन, और जो आंदोलन तो इस देश का, अब सुप्रीम कोर्ट के साहब वकील हैं बड़े भाई, इनको कम से कम आर्टिकल 19 पढ़ के आना चाहिए कि इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में किसी भी कानून और किसी भी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो और अपनी आवाज को बुलंद करे। सड़क से लेकर सदन तक उसको अधिकार है, और उसी अधिकार का इस देश के बहुजनों ने आज पालन किया, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय में, क्या इस देश के पत्रकारी संस्थानों में, यह पूरा देश जानना चाह रहा है, क्या इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में दलितों का जो आरक्षण है वो तो जब संविधान बना तुरंत लागू हुआ 21%, क्या 21% सुनिश्चित है? नहीं है। उनकी अगर आप भागीदारी देखेंगे तो देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5 प्रोफेसर दलित नहीं है। चित्रा, कौन लोग जिम्मेदार होंगे? आज देश में जो मनोज सिंह काका जी, अगर मैं पूरी लिस्ट उठा लूंगी फिर सारी सरकारें एक ही जैसी दिखाई देंगी ना। पंजाब का यहाँ मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी, एक सेकंड सुनिए ना। 1975 से लेकर 2005 तक अगर पंजाब में, वहां पर भी तो दलितों का वर्गीकरण किया गया ना, अगर वहां पर, इसी वजह से वाल्मीकि समाज वो आज सड़कों पर नहीं उतरा, और वो कह रहा है कि जो लोग भारत बंद के समर्थक हैं वो गलत बोल रहे हैं। मनोज सिंह काका जी, हमें समझना होगा कि जिस तरह की राजनीति को लेकर, सुनिए मेरी बात सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 9 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच तो चले जाए ना सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। सड़कों पर उतरकर आप किसके खिलाफ? उधर बीजेपी की सरकार भी कह रही है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसके साथ नहीं है।
आप लोग भी वही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, साथ कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है मनोज सिंह काका जी और बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की बात का 2 लाइन में मतलब यह है कि दलितों के भीतर जो गरीब रह गए हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हैं, जिनकी सुध कोई नहीं लेता, जिनका हक मारा जाता है, उनको आगे ले आने की जरूरत है और वर्गीकरण करके उनको प्राथमिकता दी जाए। आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि दलितों में जो गरीब तबका है, जो आज भी बहुत पीछे रह गया है, उसको आगे करने की बात है। अब इस पर भी हम विरोध करने बैठ गए हैं। सर आप समझा करिए ना मनोज सिंह काका जी। आप मेरे जवाब से लंबा आपका सवाल है, आप सुनेंगे। अरे सवाल के साथ ही मैं आपको फैक्ट भी बता रही हूँ ना, पंजाब का फैक्ट। तो पंजाब का फैक्ट बताने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपको फैक्ट बताया। बोलिए। अब वही बात है ना कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको, जिस गली के भुखमरी में यात्रा से रिपोर्टिंग करते रहे, मर गई बुढ़िया बेचारी एक कुएं में। गरीबों की बात करिए हो ना, गरीबों का हक कौन मानना चाहता है? सर आरक्षण इस देश में हमेशा रहेगा, लेकिन आरक्षण का लाभ क्या दलित गरीबों को नहीं मिलना चाहिए? सवाल ये है मनोज सिंह जी। कभी छुआछूत का शिकार हो पाए हो? कभी तुम्हारे बच्चे स्कूल से इस आधार पर निकाले गए हैं? कभी तुम्हारे बच्चों को इस आधार कौन से स्कूल पे बच्चों को निकाला जा रहा है? नाम बताइए, हम लोग उस स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। कौन सा स्कूल है बताइए मनोज सिंह काका जी। आप स्कूल का नाम बताइए, आप यूनिवर्सिटी का नाम बताइए मनोज सिंह काका जी। अभी भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए। आप मुझे उस स्कूल का नाम बताइए जो दलित बच्चों के साथ इस तरह का छुआछूत और भेदभाव करता है। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम रिपोर्टिंग करेंगे उसके खिलाफ, उन शिक्षकों के खिलाफ। कौन है आप? रिपोर्ट आप नाम बताइए ना मनोज जी। आप चित्रा सुनिए भी थोड़ा सुनिए तो। आप सवाल कर रहे, इस देश में 13,000 एनआईटी में, IIM में 13,000 दलितों पिछड़ों के नौजवान जिनको सिलेक्शन हुआ था, वो भेदभाव के चलते छोड़ दिया। और आपके भी यहाँ तो जो आप सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड मनोज सिंह काका जी, बाकी मेहमानों के पास में जाऊं। देखिए देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा तो कोई नहीं है, न बीजेपी है, न समाजवादी पार्टी है, न कांग्रेस पार्टी है, न कोई है। मैं यहाँ पर सीजेआई और उनके बाकी जितने भी लोग थे, हमारे माननीय जज, उन्होंने क्या टिप्पणी की एक बार मैं सुना देती हूँ, फिर आऊंगी जिसको लेकर आज भारत बंद रहा। जजेस पे तो हमारा भरोसा है ना, हमारा नहीं भरोसा है बीजेपी पर, कांग्रेस पर, हमारा नहीं भरोसा है समाजवादी पार्टी जेडीयू पर, लेकिन जजेस पर, देश की सर्वोच्चतम अदालत पर हमारा भरोसा ना। आपको सुनना पड़ेगा, भ्रम नहीं फैलाना है। सुनिए क्या कहा गया यहां पर सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की ओर से जो कहा गया वो मैं बता रही हूं। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं है, इनमें सभी वर्ग एक समान नहीं है। संविधान का आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। जिस संविधान की दोहाई आप लोग दे रहे हैं, उसी संविधान के आधार पर यहां पर जस्टिस अपनी बात कह रहे हैं। आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। आर्टिकल 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी राज्य को आरक्षित कोटे में उप वर्गीकरण करने से रोकता हो। उप वर्गीकरण के आधार के रूप में राज्य सरकारों को पिछड़े समुदायों के आंकड़ों के माध्यम से यह दिखाना होगा कि जिस समुदाय के लिए वो कोटा बनाना चाहते हैं उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुसार इस पर काम नहीं कर सकती। उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है। ऐसी व्यवस्था करने पर उसके लिए पर्याप्त आधार, रिसर्च डेटा का होना जरूरी है। जो बातें कोर्ट के भीतर से निकलकर बाहर सामने आई हैं, हमें देश को वो बताना है मनोज जी। हमें यहां पर बांटना नहीं है आपस में जातियों और फिर जातियों के भीतर भी जातियों को लेकर। हमें जो एससी के गरीब वर्ग हैं उनके साथ खड़े होने की बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चित्रा सुनिए, सिर्फ सरकारी पक्ष न पढ़िए। अरे एक सेकंड सर, मिस्टर मनोज सिंह काका, मैं आपत्ति जताती हूँ। मैं यहाँ पर सीजेआई ने क्या कहा है वो बातें कह रही हूँ। कहां पर बीजेपी का नाम लिया? मैंने कहा बीजेपी का नाम लिया। सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने जो बातें कही है मैंने वो पढ़ी है। यहाँ पर गलत बयानी मत कीजिए सर, गलत बयानी मत कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बातें कही है मैंने वो पढ़ा है। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं आप, मिसकोट मत कीजिए, भ्रमजाल मत फैलाइए। मैं कह रहा हूं कि 1931 के बाद अगर देश में तथ्य नहीं है तो क्या सारे भेद मिट गए? इस देश में अरे भेद मिटाना ही तो है, बस भेद मिटाना आपस में बांट कर तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, आपका पॉइंट महत्वपूर्ण है। जनगणना को भेदभाव क्यों जोड़ देते? राजीव रंजन जी, ठीक है। मनोज सिंह काका ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं, उसका भी आप जवाब दीजिए। और बिहार के भीतर तो सरकार में भी अब दो अलग अलग आवाजें, मतलब यहीं से विरोध भी हो जाए, यहीं से समर्थन भी हो जाए। ये सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है सरकार की कि चिराग पासवान से विरोध करवा लें और जीतन राम मांझी से समर्थन करवा लें।
और चित्रा जी, ये बेहद संवेदनशील मसला है, लेकिन बिहार में तो महादलित वर्ग बाजाबता उसका सृजन हुआ, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं वहां चल रही हैं, बाजाबता कौशल विकास और उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए अनेक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी फैसले के बाद इसकी व्याख्या को लेकर देश में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने हैं, मुझे ऐसा लगता है ये संयम का वक्त है और गठबंधन सरकारों में किसी भी फैसले का क्रियान्वयन निसंदेह गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपस का परामर्श, उनकी सहमति, उसके बाद ही कोई निर्णय संभव होगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये फैसला राज्यों को लेना है या नहीं लेना है, ये जो राज्य सरकारें हैं वो तय करने समय अपने यहाँ की परिस्थितियों का आकलन करेंगी। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, निसंदेह गठबंधन में शामिल दलों की के बीच एक सहमति अगर बनती है तभी आगे का रास्ता तय होता है। आगे का रास्ता तब तय किया जाएगा। कंचना यादव जी, जो बातें कही हैं जेडीयू के प्रवक्ता ने, राजीव रंजन जी की बातों से सहमत हैं आप लोगों ने भी आज समर्थन किया बंद का। अभी आपने जो कोर्ट का जजमेंट पढ़ रही थी आप, उसमें लिखा था होमोजीनस, समरूपता, और उसी होमोजीनस शब्द का उपयोग किए हुए थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, और उसी होमोजीनस शब्द का उपयोग किए चंद्रचूड़ साहब जब वो जजमेंट दे रहे थे। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि बाबा साहब कहते थे कि जो दलित समुदाय है वो एक समूह है, और ये कह रहे हैं कि एक समूह नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पर आता है। जब आप कह रहे हो कि एक समूह नहीं है दलित, आप उसको विभाजित करने की कोशिश कर रहे हो, और बाबा साहब कहते थे कि एक समूह है क्योंकि वो सोशली एक्सक्लूडेड है। और रिजर्वेशन कोई अपलिफ्टमेंट का पुअर प्रोग्राम की गरीबी से बाहर निकालने का प्रोग्राम तो है नहीं। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला है, और रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्रुप ए बी सी डी सबकी नौकरियों में देखें तो ग्रुप ए में है ही नहीं दलित, एससी और एसटी समाज, ग्रुप बी में भी नहीं है, ग्रुप सी में थोड़ा बहुत है, और ग्रुप डी में है, सफाई कर्मचारी में सबसे ज्यादा है। और जब आप उसमें क्रीमी लेयर लगा देंगे, 8 लाख का जो आप लगा देंगे, तो उसमें ग्रुप डी वाला भी आ सकता है क्रीमी लेयर में। तो आप किस बेस पे आप उसको निर्धारित कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसे आप हमें गरीबी से बाहर निकालेंगे ना, ये वो प्रोग्राम है जिसे हमारा रिप्रेजेंटेशन देंगे। ग्रुप ए बी सी की नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन ही एससी एसटी का नहीं है, एससी एसटी से ही लोग आएंगे। कंचना यादव जी, देखिए फिर यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति है। एससी एसटी के लोगों को ही नौकरी मिलेगी या एससी एसटी लोगों को ही लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ इसके जरिए उन लोगों को मिलेगा जो बहुत गरीब हैं, जो समाज के बिल्कुल आखिरी हाशिए पर खड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल है, उसके बाद में हमारे साथ 2 दलित चिंतक भी जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जी के पास से नहीं जा पाई हूं। आपसे मैं कंचना यादव जी ये जानना चाहती हूँ, फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर क्यों है? और यहां पर सरकार की ओर से भी तो यही कहा जा रहा है जो आप कह रही हैं, तो फिर सड़क पर उतर कर ये भारत बंद का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बीजेपी भी वही जुबान बोल रही है जो आपकी जुबान है, दोनों में कोई फर्क तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बेसिक इसमें समझने की जरूरत है। सरकार का ये स्टैंड नहीं, सरकार 9 दिन चुप थी। 1 तारीख को ये जजमेंट आया, सरकार 9 तारीख को इस पर बोली, जब उसके अलायंस पार्टीज उस पर प्रेशर किया। कंचना यादव जी, आरजेडी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी थी ना? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया है उस पर उसको बात करनी थी, उसको आरजेडी के खिलाफ तत्काल प्रतिक्रिया थोड़ी ना देनी थी। देश की सर्वोच्च अदालत 7 जजों की बेंच अगर कुछ कहेगी तो हम खड़े होकर कुछ भी तो नहीं बोल देंगे ना? नहीं चित्रा जी, अगर आज आपको सुनने का मन नहीं है और खुद ही सवाल करने का, खुद ही जवाब देने का मन है तो आप दे सकते हैं, हम बैठकर आराम से सुन सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको कह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट 9 दिन तक चुप क्यों थी? अगर गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड है कि कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, तो जब उनके अलायंस पार्टनर का दबाव पड़ा तब जाकर 9वें दिन उन्होंने मुंह खोला और बोला कि नहीं हम इसके खिलाफ है। 80-90 सांसद पहुंचे थे बीजेपी के ही मिलने के लिए। कंचना यादव जी, बीजेपी के ही सांसदों ने जाकर कहा कि हमें नहीं चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट वाला। तो आप हमसे सवाल कर रही है कि जज ने कहा हम उसकी इज्जत करें, हम स्वागत करें, और बीजेपी के नेता स्वागत नहीं करें तो अच्छा मैं प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं आप लोग? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल ही नहीं समझ रही हैं। यही तो दिक्कत है ना कि एक चश्मा लगाकर हम आ जाएंगे, फिर उसके बाद एंकर को घेरते रहेंगे। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, मैं ये पूछ रही हूँ। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है जब सरकार भी वही जुबान बोल रही है, कंचना यादव की आरजेडी भी वही जुबान बोल रही है, बाकी लोग भी वही मैं पूछ रही हूँ प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है?
प्रोटेस्ट इस जजमेंट के खिलाफ है और इस प्रोटेस्ट को बुलाया था SC/ST संगठनों ने, जिसको समर्थन किया है जजमेंट पार्टी के को। खिलाफ कोर्ट में जाता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर कोर्ट के भीतर जाएंगे तो हो सकता है उसके जरिए कुछ लाभ में मिल जाए। सिर्फ पॉलिटिकल लाभ हासिल करने की ये कोशिश है।